बीकॉम सेमेस्टर 1 का हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनर्स लिए होंगे उनका 4 साल का कोर्स हो जाएगा, और जो बच्चे जनरल लिए होंगे उनका कितना साल का कोर्स होगा? 3 साल। अब मान लीजिए आप ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर 3 साल पे ही पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो आपको जनरल वाला डिग्री मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? माने ऑनर्स वाला डिग्री नहीं मिलेगा, कौन सा डिग्री मिलेगा? जनरल वाला। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ऑनर्स में एडमिशन कराए हैं तो आपको कितना साल पढ़ना पड़ेगा? 4 साल। और जनरल में कराए तो कितना साल पढ़ना पड़ेगा? 3 साल। प्रत्येक साल में कितना सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर। कितना दिन पे होगा? 6-6 महीना पे होगा। कितना दिन पे होगा भाई? 6-6 महीना पे होगा। अभी जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं इसका एग्ज़ाम कब पड़ेगा? दिसंबर में। एग्ज़ाम कब पड़ेगा? दिसंबर में। बट क्या होता है कि बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि जनवरी 15-20 तारीख तक आपको मौका दिया जाए। जनवरी 15-20 तारीख तक आपको क्या दिया जाए? मौका। नहीं तो दिसंबर में ले लेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? 6-6 महीना पे एग्जाम ये होगा प्रत्येक सेमेस्टर का। समझ गए? 4 साल वाले में है तो टोटल कितना सेमेस्टर हो जाएगा? 8 सेमेस्टर। कितना सेमेस्टर? और 3 साल वाले में है तो कितना सेमेस्टर हो जाएगा? 6 सेमेस्टर। क्लियर है? पक्का? चलिए टॉपिक पे आते हैं। समझ रहे हैं? सेमेस्टर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले ही हम लोग जानते हैं। समझ रहे? फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं। सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि 75 मार्क का एग्जाम होगा, 25 मार्क का ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल माने वो कॉलेज का पार्ट है। कॉलेज किस तरीक़े से एग्जाम कराएगा, किस तरीक़े से क्या करेगा, कॉलेज का पार्ट है। पहले ट्यूटोरियल में होता था कि एग्ज़ाम होता था और कुछ मार्क्स अटेंडेंस पे होता था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन अभी कॉलेज किस तरीके से क्या करेगा, देखिए कॉलेज का रूपरेखा क्या होता है। मतलब जिम्मेदारी कॉलेज का कितना का है? 25 का है। कितना का है? जिसमें कुछ मार्क्स अटेंडेंस पर रहेगा, कुछ मार्क्स एग्जाम पर रहेगा, या बोलेगा प्रोजेक्ट बना के दे दो। इसी को ट्यूटोरियल कहते हैं। समझ पा रहे हैं? हालांकि रूपरेखा क्लियर नहीं हुआ 25 का, इसलिए कुछ बोलना अभी संभव नहीं हो रहा। हम लोग को कितना मार्क का एग्जाम होगा भाई? 75। कितना का? 75। तो क्या पढ़ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जो कि इसका भी एग्जाम 75 का होगा, 25 ट्यूटोरियल। दूसरा हम लोग को पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या? डेवलपमेंट, जो कि 75 का एग्जाम होगा, 25 का क्या है? ट्यूटोरियल। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है जिसमें 50 का एग्जाम होगा, 25 का ट्यूटोरियल होगा। 50 मार्क का एग्जाम होगा जिसमें 25 का क्या होगा? ट्यूटोरियल होगा। माने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है 50 मार्क का ही होगा। क्लियर हो गया? EBS ये एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जिसमें 50 का EBS है और 50 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। 50 का EBS और 50 का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं? अगर आप इंग्लिश एग्ज़ाम के टाइम में सेलेक्ट किए होंगे तो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। अगर आपने हिंदी और बांग्ला का तो ऑप्शन दिया नहीं था, लेकिन कुछ कॉलेज कह रहे हैं कि अभी हिंदी और इंग्लिश का बांग्ला ऑप्शन है, तो अगर आपको इस तरीके का कुछ सब्जेक्ट चुनाव किया होगा तो आपको मिलेगा। बात खत्म। समझ गए? इतना ही हम लोग को पढ़ाई करना है। कहाँ पे? सेमेस्टर 1 में। कहाँ पढ़ाई करना है? तो सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है बताओ? पहला क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। दूसरा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चौथा 1। और ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये 50 मार्क का एग्जाम होगा, 25 का क्या होगा? ट्यूटोरियल। 25 का क्या होगा? और एक क्या पढ़ना भाई? एडिशनल में एडिशनल है ये सर, वैल्यू एडेड कोर्स जिसको बोलते हैं। ENBS का 50 का है और 50 का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। क्या है बोलिए? और एक आपका लैंग्वेज ग्रुप है, देख लीजिएगा आपके कॉलेज क्या दे रहा, कॉलेज से एक बार समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में टोटल हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है? थोड़ा कंटेंट देखिए, लास्ट क्लास लिखा है तो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में टोटल हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है? 9 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट। पहला चैप्टर कौन सा है? और ये बेसिक कंसेप्ट से पूरा का पूरा थ्योरी आएगा। क्या आएगा भाई? थ्योरी आएगा। तो हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को कर रहे हैं। चैप्टर 1 से ही हम लोग चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग का कौन सा है? बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन भी। जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं बोलो? क्लियर है? सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। यूजर्स किसको कहेंगे? जो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, उसको यूजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
हम कोई भी हिसाब किताब किसके लिए लिखते हैं? यूजर्स के लिए। किसके लिए? तो यूजर्स कौन है? जो उसको यूज करेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का हिसाब किताब हम लिखेंगे, तो आप लोग क्या है? यूजर्स है हमारे, और मैं भी यूजर्स हूँ। मैं भी उसको देखूंगा कब किसका महीना लग रहा नहीं लग रहा। आप लोग भी उसको देखिएगा। समझ रहे क्या बोले? पूछिएगा थोड़ा, बताइए तो कब से आ रहे हैं हम। तो आप लोग क्या है? यूजर्स है। क्या है? तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है? यूजर्स के लिए। किसके लिए? तो यूजर्स कौन है? यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऐसा व्यक्ति होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या लेता है? डिसीजन को लेता है। कौन सा डिसीजन लेता है? इकोनॉमिक डिसीजन। कौन सा? आर्थिक डिसीजन लेता है, आर्थिक निर्णय को करता है। इसको हम क्या कहते हैं? यूजर्स। क्या कहते हैं? यूजर्स। तो यूजर्स का डेफिनेशन एकदम इजी है कि यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरू से बोलो, क्या बोलें? यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरू से बोले, क्या बोलें? दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स में भी अब टू टाइप्स। यूजर्स में भी अब यूजर्स दो तरीका का होता है। एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। बोलो, क्या बोले हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके कंपनी के अंदर के लोग हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। क्या कहते हैं? आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग को क्या कहेंगे? इंटरनल। क्या कहेंगे? आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए हमारा यूजर्स आप लोग यहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग कौन से यूजर्स है भाई? इंटरनल। कौन सा? जो बाहर के बच्चे हैं वो कौन सा है? एक्सटर्नल। कौन सा है? समझ रहे हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन का यूजर्स दो तरीका का होता है। कौन कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। बोलो, क्या बोले? इंटरनल में कौन होता है? ओनर होता है। ओनर होता है, मैनेजर होता है, बीओडी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, एम्प्लॉय होता है, इन्वेस्टर होता है। फिर से ओनर लिख दिए हैं, गड़बड़ बात है, ओनर डबल हो गया है। किसका बात करें? इंटरनल यूजर्स। किसका बात करें? तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आएगा? ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर। ये अंदर के लोग हैं। ये लोग को मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। ओनर, मालिक को मतलब तो रहेगा। मैनेजर को भी मतलब रहेगा, क्योंकि भाई उस कंपनी से उसका घर परिवार चलता है, तो मतलब तो रखना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके कंधों पे कंपनी टिका रहता है, उसको क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कहते हैं? तो उसको भी भाई जानकारी रखना चाहिए। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, कर्मचारी को भी जानकारी होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। समझे? खराब ऑर्गेनाइजेशन में डूबने वाला, तुरंत छोड़ के भागो, नहीं तो उसमें काम करते रह जाओगे तो तुमको हो सकता है सैलरी ना मिले। काम तुम करो लेकिन तुमको सैलरी ना मिले, या अचानक से काम छूट जाए तो तुमको मतलब तो रखना पड़ेगा। तो तुम कौन सा यूजर हो भाई? इंटरनल। इन्वेस्टर माने जो पैसा लगाया है, कंपनी में पैसा लगाया, इसको कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल माने बाहर के लोग। बाहर के लोग कौन है भाई? गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट। फिर क्या? क्रेडिटर। गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। बोलो, क्या बोले? गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। बाहर के लोग पार्टी है। गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। बोलो, क्या बोले? गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। ये कौन सा यूजर्स है भाई? एक्सटर्नल यूजर्स। कौन सा यूजर्स है? हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का। तो यूजर्स कितना तरीका का है? कौन कौन? इंटरनल, एक्सटर्नल। ये लोग बाहर के लोग। गवर्नमेंट को भी मतलब है आपसे। गवर्नमेंट को आपसे मतलब है कि वो टाइम टू टाइम टैक्सेस चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप पे नज़र तो बनाए रखिएगा गवर्नमेंट। फिर क्या? क्रेडिटर, जो आपको मटेरियल सप्लाई करता है, उसको भी मतलब है आपसे। सप्लायर मैन जो आपको उधार में देता है मटेरियल वगैरह, उसको भी मतलब है। ये सारे के सारे कौन से यूजर्स है भाई? एक्सटर्नल। कौन सा यूजर्स है? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या के सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेज है। अकाउंटिंग का क्या है? माने अकाउंटिंग का बच्चा लोग है रे बाबा। अकाउंटिंग का क्या है? 11-12 में क्या पढ़ा? खाली अकाउंटिंग पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ा। बुक में लिखा रहता था ना अकाउंटेंसी, लिखा रहता था ना। अब बीकॉम में आकर के या जो भी हायर स्टडी में जाओगे तो अकाउंटिंग का बेबी लोग के बारे में पढ़ना। पहला कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा? क्योंकि इस साल पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। फिर कौन सा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी पढ़ोगे सेमेस्टर 4 में, मैं आगे फ्यूचर मिलते जाएगा। टैक्स अकाउंटिंग, ये भी पढ़ोगे। तो ये सब अकाउंट्स के क्या है? बेबी लोग है। अब इसके बारे में पढ़ो।
पहले किसके बारे में पढ़े थे? अकाउंटेंसी के बारे में। किसके बारे में? अब उसका ब्रांच के बारे में पढ़ना। ब्रांच मैंने समझ रहे हैं, उसी का शाखा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या ब्रांचेज है भाई? बोलो क्या बोलो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। बोलो क्या क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। ये सारे के सारे अकाउंटिंग के क्या है? ब्रांचेज है। क्या है? जिसको हम कहते हैं सब फील्ड्स। क्या कहते हैं? तो अकाउंटिंग के सब फील्ड्स क्या क्या है भैया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। हमारे बच्चे नॉर्मल है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है बोलिए? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? जो एसेट और लायबिलिटी को दर्शाता है। एसेट और लायबिलिटी को, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। कैपिटल प्लस, देखते हो बैलेंस शीट बनाए हो तो इधर एसेट होता है, इधर लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी में क्या डालते हो? कैपिटल तो रहता ही और तो लायबिलिटी रहता है। इधर जोड़ते हो फिर एसेट को जोड़ते हो, दोनों टैली किया था सही में दशा ऐसे करते थे ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो ये बात बोला था कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बोलो क्या बोले? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस, यही बात बोला था। कौन बोला था भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन कौन बोला था? तभी तो टैली कराते थे कि इधर एसेट जोड़ के और इधर लायबिलिटी जोड़ के दोनों ओर सेम आना चाहिए, तब जाके सम सही, नहीं तो सम गलत। ये बात कौन बोला था भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन बोला था? अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आ रहा है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जोड़ से बोलो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का अकाउंटिंग साइकिल। क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। बोलो क्या बोले हैं? अकाउंटिंग साइकिल। कौन से बोलिए? अकाउंटिंग के कुछ चक्र है जो चलते रहता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे? जैसे हम लोग का लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल दिन रात। लाइफ साइकिल में तो होता ही है सुख दुख, खुशी गम, छोटो है लाइफ साइकिल। कितना भाई? 6। कौन कौन? दिन रात। अभी क्या दिन है? शाम को क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। अभी सुखी होगा या तो दुखी होगा, या तो सुख होगा या तो थोड़ा लंबा समय तक चलता है। सुख भी थोड़ा लंबा चलता है, दुख भी थोड़ा लंबा चलता है। समझे? कभी कभी खुश हो जाते हैं, बहुत खुश है खुशी, कभी कभी बहुत दुख हो जाते हैं। ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है? लाइफ साइकिल। क्या भाई? तो वैसे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का भी 6 पेज है। कितना पेज है? 6। कौन कौन सा है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। क्या क्या बोलो? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव मैं बता पहले क्या? क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिव। क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइंग भी कहेंगे। क्लासिफिकेशन को हम क्या कह सकते हैं? क्लासिफाइंग। बोलो क्या बोले हैं? क्लासिफाइंग। क्या कह सकते हैं? क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग यानी जर्नल करना। रिकॉर्डिंग यानी जर्नल किए थे बचपन में, जीवन तो यहीं से चालू हुआ। रिकॉर्डिंग किए थे ना, जर्नल। क्लासिफाइंग मतलब क्या? लेजर करना। क्या करना? उसके बाद लेजर किए होगे। फिर समराइजिंग माने ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाए होगे एक साथ, ट्रायल बैलेंस। फिर एनालाइजिंग किए होगे। ट्रायल बैलेंस है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में तो रिजल्ट आता है, तो उसको इंटरप्रेट करेंगे, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, पोजीशन कैसा है बिजनेस का, इंटरप्रेट करेंगे। इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इंटरप्रेट करेंगे। इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग। क्या कहते हैं? और फिर क्या? कम्युनिकेटिव माने डिस्कशन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना? डिस्कशन। क्या करना भाई? डिस्कशन। ये सारे के सारे क्या है? स्टेज है। किसके स्टेज है? अकाउंटिंग साइकिल। किसके स्टेज है? तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या आएगा बताओ? पहला क्या? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिव। क्लियर है क्या? सारे के सारे क्या भाई? अकाउंटिंग साइकिल। रिकॉर्डिंग माने जर्नल, क्लासिफाइंग माने, समराइजिंग माने, एनालाइजिंग मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इंटरप्रेटिंग मतलब एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, कम्युनिकेटिव मतलब डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कशन ऑन। इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है।
नेक्स्ट है कंसेप्ट। कंसेप्ट माने होता है आइडिया। कंसेप्ट माने आइडिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंसेप्ट मीन्स आइडिया। कंसेप्ट मीन्स आइडिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे? कंसेप्ट मीन्स क्या? आइडिया। कंसेप्ट मीन्स समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंसेप्ट माने आइडिया देना, बताना उसके बारे में, जानकारी देना, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप लोग आए दिन वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, या कॉलेज में सर पढ़ा लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं किए। कंसेप्ट क्लियर नहीं किए माने आइडिया नहीं दी। कंसेप्ट क्लियर नहीं किए माने आपको आइडिया नहीं दी, उसके बारे में जानकारी नहीं दी। इसको हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट। क्या कहते हैं? आए दिन ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? कंसेप्ट करते हैं ना? बोलिए तो कंसेप्ट माने क्या देना? आइडिया देना, बताना उसके बारे में, इसको हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट। क्या कहते हैं? तो कंसेप्ट मीन्स क्या बोलो? आइडिया। क्या बोलो? कंसेप्ट मीन्स आइडिया, या इसको टेक्निक्स भी बोल सकते हो। आइडिया या क्या बोल सकते हैं? टेक्निक्स। कंसेप्ट मीन्स आइडिया और टेक्निक्स। कंसेप्ट मीन्स आइडिया और टेक्निक्स। टेक्निक देना, बताना कैसे से होगा, टेक्निक दे देना। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? समझ रहे? अब मान लो किसी को बाइक सिखा रहे हो तो उसको क्या दोगे? आइडिया दोगे, फिर टेक्निक दोगे, ऐसे से चलाओ। समझा क्या बोले थे? कभी कभी टेक्निक दिया था, कभी कभी आइडिया दिया जाता। समझे क्या बोले? इसी को हम कंसेप्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट। क्या कहते हैं? आगे बढ़े। अकाउंट्स में बहुत सारा कंसेप्ट है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये सब तो हमारे बच्चे को आता ही है, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। क्या भैया? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो क्या बोले? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोला कि बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। बिजनेस बोला एकदम चलते रहेगा, ये एकदम चलते रहेगा लंबा समय तक। समझ पा रहे? बिजनेस खुल गया तो बंद होने वाला नहीं है। ये कौन बोला था? गोइंग कंसर्न। कौन बोला था? कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस खोलता है तो क्या इस उद्देश्य से खोलता है कि आज खोलते कल बंद हो जाएगा? उसका बिजनेस खोलने का उद्देश्य होता है हम चलाएंगे, हमारा बच्चा चलाएगा, बच्चा का बच्चा चलाएगा, बच्चा का बच्चा चलाएगा, ये उद्देश्य होता है। इसको हम क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? समझा कि नहीं समझे? जैसे देख लीजिए, टाटा कंपनी को उठा लीजिए। टाटा कंपनी को रतन टाटा के पिताजी जमदेश जी टाटा ने लाया था, शुरू किया था। समझ पा रहे? तो शुरुआत में वो चलाए होंगे, फिर कौन चलाया भाई? रतन टाटा। कौन चलाया? फिर कौन चलाया? साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री के बाद फिर रतन टाटा चलाया। उनको लगा कि साइरस मिस्त्री कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो इतने लोग आए गए, लेकिन क्या बिजनेस बंद हो गया है? कि बिजनेस चल ही रहा है और चलते रहेगा बिजनेस। अभी रतन टाटा जी के बाद दूसरा कोई बना है, समझ पा रहे? मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, दूसरे लोग बने हुए हैं। समझ पा रहे? तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? बिजनेस चलते रहेगा। बिजनेस क्या रहेगा भाई? इसी को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर कौन सा पीरियड? इनफाइनाइट पीरियड। कौन सा बोलिए? क्या बलून का दुकान लगा रहे हो कि 2 दिन लगाओगे तीसरा का दिन बंद? बलून समझते हो? फुलाना बेचना रे बाबा, फुलाना का दुकान लगा रहा है। बोलिए बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट में करेंगे भाई? गोइंग कंसर्न। कौन सा बोलिए? समझा कि नहीं समझा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोला कि एज पर दिस आइटम ओनली दोज आइटम रिकॉर्डेड हु मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोला कि अकाउंट्स में उसी आइटम को लिखना है जिसको रुपया में माप सकते हो, जिसको रुपया में मेजर किया जा सकता है, जिसका रुपया में एक तो वैल्यू हो। समझ रहे? उसी को लिख सकते हो, दूसरा आइटम को लिख नहीं सकते हो। ये कौन बोला भाई? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बोलो क्या बोले? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे? बोलिए किसका बात करें? मनी मेजरमेंट। किसका? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोला कि उसी आइटम को लिखना है जिसको रुपया में, जिसको रुपया में नहीं माप सकते उसको। समझे? सबसे ज़्यादा प्यार आप लोगों से कौन करता है? मम्मी पापा। कौन करता है? क्या उसको बुक्स में लिख देंगे कि मम्मी 5 लाख का प्यार करते? मम्मी का तो प्यार अद्भुत होता है। मम्मी का प्यार प्रेजेंट वाला होता है, जो दिखाई देता है। अब पापा का जो प्यार होता है वो फ्यूचर वाला होता है, जो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए लोगों को खराब लग जाता है। नहीं समझे? क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपको फ्यूचर को देख के लेते हैं।
अब मम्मी जो डिसीजन लेती है वो प्रेजेंट को, तो अभी कितना खुशी दे दे अपने बच्चों को, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन पापा का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो क्या मम्मी जो प्यार करती है उसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 5 लाख का प्यार करती है, क्यों, क्योंकि नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको माप नहीं सकते हैं, यानी उसका अकाउंटिंग नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। ये बात कौन बोला, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कौन बोला। जितना पढ़ाया एक बार पूछताछ कर ले। यूजर्स कौन है रे बाबा, यूजर्स आर those person, users are who takes the economic decision on financial statement। यूजर्स में भी अब कितना टाइप्स, कौन कौन, इंटरनल कंपनी के अंदर वाला है कि बाहर वाला, कंपनी के बाहर वाला कौन है, अंदर वाला में कौन आएगा भाई, ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर। और एक्सटर्नल वाला में कौन आएगा, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लाई। गवर्नमेंट, क्रेडिटर, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने हैं, सब फील्ड्स कितना है, कौन कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। समझा कि नहीं समझा, क्लियर। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोला, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो कि हमेशा तुम लोग बैलेंस शीट टैली करा के आ ही रहा है। ये किसका कंसेप्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन। किसका कंसेप्ट है, अकाउंटिंग साइकिल के कितना पेज है भाई, 6। कौन कौन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। क्लियर है क्या। कंसेप्ट माने क्या, आइडिया और टेक्निक। आइडिया और कंसेप्ट तो बहुत सारा है, जिसमें पहला कंसेप्ट कौन सा है, गोइंग कंसर्न। क्या है बोलिए, गोइंग कंसर्न। कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस विल बी go on and on for infinite period। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोला, उसको लिखेंगे जो उस आइटम को लिखेंगे जिसे हम लोग मनी में गिन सकते हैं। ठीक है, ओनली हु मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा आइटम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट। इसको लिखो तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। नेक्स्ट हम लोगों का, अच्छे से सुनिएगा, नेक्स्ट हम लोगों का कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि भाई आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंसिस्टेंट रखिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आप लगातार जो है एक ही चीज़ को फॉलो करिए, बार बार चेंज मत करिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे देखिए क्लास का टाइम जब हम फिक्स कर देते हैं तो मेरा कंसिस्टेंट रूप से चलते रहता है। अगर क्लास 10:30 बजे फिक्स है तो 10:30 बजे वैसे चलते रहता है। समझ पा रहे, शाम को फिक्स हो गया तो शाम को ऐसे चलते रहेगा, छेड़छाड़ उसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि छेड़छाड़ करने से आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा। कंसिस्टेंट रूप से चलेगा। कंसिस्टेंट माने रेगुलर इंटरवल पे सेम काम होते रहेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। तो अकाउंट्स में भी ये कंसेप्ट लागू होता है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। क्या नाम है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। अकाउंटिंग पॉलिसी को बार बार चेंज नहीं करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बार बार चेंज नहीं करना है। समझ पा रही है, कौन सा कंसेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन इस साल अगर एसएलएम मेथड से हुआ है तो अगला साल भी एसएलएम मेथड से चार्ज करो। अगर स्टॉक को इस साल फीफो मेथड से किए हो तो अगला साल भी फीफो मेथड से करो, उसका अगला साल भी फीफो मेथड से करो। ये कौन कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन कहता है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का क्या लिखेंगे भाई डेफिनेशन, कि एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग क्या भाई, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। डू नॉट चेंज क्या बोलिए, ईयर आफ्टर ईयर, बार बार चेंज नहीं करना है। डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर माने हर साल नया नया पॉलिसी मत लेके चले आइए, नया नया स्टैंडर्ड मत लेके आइए। ये कौन कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन कहता है, बट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एक रास्ता दिया कि हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं अगर कुछ केस हो जाता है। जैसे केस हो जाता है पहले व्हेन स्टैट्यूट विल बी चेंज, लॉ ही चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया तो चेंज करना पड़ेगा। लॉ ही चेंज हो गया, नहीं समझे, व्हेन स्टैट्यूट विल बी चेंज, व्हेन स्टैट्यूट विल बी, समझ रहे। जैसे आप लोग अब बीकॉम सेमेस्टर 1 का क्लास चल रहा था,
हुआ भी था 4-5 क्लास, 7 क्लास, क्लास क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि कंसिस्टेंसी रुक चुका था। कंसिस्टेंसी, सिलेबस चेंज, सिलेबस के बारे में पता नहीं तो पढ़ाया क्या जाए। तो बेटर क्या था, क्लास को स्टॉप कर देना। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? जब सिलेबस का पूरा डिटेल क्लैरिफिकेशन आ गया फिर पढ़ाई चालू हो गया। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी को बोला कि चेंज नहीं कर सकते हो, स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा केस हो जाएगा जहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे लॉ ही चेंज हो गया, लॉ ही चेंज हो गया, नियम चेंज हो गया, तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, हम अच्छा दिखाना चाहते हैं अकाउंटिंग को, तो आप चेंज कर सकते हैं। व्हेन एएस विल बी चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो क्या बोल सकते हैं, हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज इन द, कौन सा केसेस बोलो, में बी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस, में बी चेंज इन द कौन सा केसेस, फॉलोइंग केसेस। अकाउंटिंग पॉलिसी हमको चेंज कर सकते हैं, कुछ केसेस है उसमें चेंज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं भाई? व्हेन स्टैटू विल बी चेंज, स्टैटू माने लॉ ही चेंज हो गया। व्हेन स्टैटू विल बी चेंज, व्हेन स्टैटू विल बी चेंज, लॉ ही चेंज हो गया तो क्या करें? तब तो कुछ कर नहीं सकते, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। व्हेन एएस चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, हम अच्छा दिखाना चाहते हैं, पहले से बढ़िया दिखाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, चेंज करिए। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर, क्लियर है क्या? इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम लोग का पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, बोलो क्या बोले हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोला कि बिजनेस का लाइफ तो भाई इनफाइनाइट पीरियड है, तो क्या इनफाइनाइट पीरियड के बाद हम हिसाब किताब करेंगे कि एक पीरियड के बाद हिसाब होना चाहिए, एक पीरियड के बाद हिसाब? तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोला कि 1 साल पे आपको अकाउंटिंग कर लेना है, 1 साल पे आपको हिसाब किताब कर लेना है। इसीलिए तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है सब एनुअली होता है, 1-1 साल पे होता है ना। ये बात कौन बोला था भाई? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कौन बोला था? माने एज पर दिस कंसेप्ट इनफाइनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, दैट इज 1 ईयर, दैट इज माने इनफाइनाइट पीरियड जो है बिजनेस का, जो लाइफ है इनफाइनाइट पीरियड है, उसको छोटे छोटे में पार्टों में बांट दो, दैट इज कितना साल में बांट दो? 1 साल में। इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं? नाम से तो पता चला कि पीरियड का बात करेगा, समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे भैया? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट की वजह से 1-1 साल का हिसाब किताब होता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो एज पर क्या, दिस कंसेप्ट, एज पर दिस कंसेप्ट इनफाइनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस, एज पर दिस कंसेप्ट इनफाइनाइट लाइफ ऑफ क्या? बिजनेस, इनफाइनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस, इनफाइनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस divided into a smaller part, divided into a smaller part, that is कौन सा? 1 year, that is कौन सा ईयर? 1 year। इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए, रियलाइजेशन कंसेप्ट। बोलो क्या बोले हैं? रियलाइजेशन कंसेप्ट कब लगाएंगे? नाम से तो पता चल रहा है कि रियलाइज करना माने बेचना, बेच के रियलाइज करना वैल्यू को। रियलाइज माने वो वाला रियलाइज वाला नहीं है, समझो। रियलाइजेशन कंसेप्ट माने संपत्ति को बेच करके पैसा को रिकवर कर ले। तो कब बिजनेस का संपत्ति बेचोगे? व्हेन बिजनेस विल बी नो मोर, व्हेन बिजनेस विल बी मर गया बिजनेस। समझ पा रहे हैं? नहीं चलने वाला है, खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। तो क्या लगाएंगे भाई? रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या लगाएंगे? कब लगाते हैं? व्हेन बिजनेस विल बी नो मोर, बिजनेस खत्म। डॉक्टर नहीं बोलता पेशेंट को, सॉरी पेशेंट विल बी नो मोर। जाके आप देख सकते हैं, हम बचा नहीं सके, इसका हमें खेद है। आके बोल के चला जाता है ना। इलाज पूरा डॉक्टर का समझ डायलॉग होता है, जब मर जाता है तब का डायलॉग है। आइए किसका बात कर रहे हैं? रियलाइजेशन कंसेप्ट। किसका बात कर रहे हैं? तो कब लगाएंगे? समझ पा रहे हैं? व्हेन बिजनेस विल बी, समझ पा रहे हैं? और एसेट लायबिलिटी का वैल्यू को रिकवरी करेंगे, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। बोल के लिखवाए थे, टाइम लग रहा है। समझ पा रहे? किसका बात कर? रियलाइजेशन। बोलो क्या बोलें? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बोलो क्या बोले हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बोलो क्या बोले हैं? प्रिंसिपल ऑफ क्या? कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, या इसको हम कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या कहते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट। बोलो क्या बोले हैं? ये कंसेप्ट कहता है कि फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी, समाज का रीति रिवाज को फॉलो करिए, समाज का रीति रिवाज को फॉलो करिए। समाज में जब रीति रिवाज, समाज में जब लोगों को नुकसान होने वाला रहता है ना, तो नुकसान होने वाला फ्यूचर में आज ही पकड़ के बताते हैं, जानते हो 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, 3 लाख का नुकसान हो जाएगा, लोग बोलते हैं। लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है ना, तो कोई किसी को बताता नहीं है जब तक प्रॉफिट हो ना जाए। जब तक प्रॉफिट मतलब एकदम चदर तान के लोग ही पीता है, बताता नहीं है। लेकिन लॉस होने वाला तो बता देगा। जिसका बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाला वो नहीं बताएंगे, जो फेल होने वाला सबको पकड़ेगा। हम तो फेल हो जाएंगे, मेरा परीक्षा बढ़िया नहीं है, हम तो पढ़े नहीं थे, वो सबको बताएगा होने वाला फ्यूचर में। लेकिन बता रहा जी समझ पा रहे? गार्जियन घर में भी बोल देगा हम इस पर तो पास नहीं हो पाएंगे, मैंने आगे से ही तैयार करके रखेगा कि अगर फेल हो गए तो कोई गड़बड़ सरबड़ ना हो। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझा? अब बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाला है तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ठीक गया, देखते हैं क्या होता है, कुछ बोलेगा नहीं। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो देखिए लॉस को समाज वाले लोग भविष्य में होने वाला होता है तो आज ही ढीलो रपिट के बताते हैं कि हमको तो लॉस होने वाला है, हम तो बर्बाद हो गए, गलती कर दिए, हुआ नहीं है, होने वाला है। लेकिन प्रॉफिट होने वाला तो कोई नहीं बताएगा। प्रॉफिट होने वाला है तो अकाउंट्स बोला कि अगर बिजनेस में कोई फ्यूचर का लॉस दिखाई दे रहा है तो दिस लॉस बुक टुडे। समाज में जिस तरीके से लोग बताते हैं उसी तरीके से तुम भी बताओ कि हमको लॉस होने वाला है। ये कौन बोला भाई? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ, जिसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? माने दिस कंसेप्ट फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी। ये कंसेप्ट क्या फॉलो करता है? समाज का रीति रिवाज, समाज का समझ पा रहे? एज पर दिस कंसेप्ट एंटिसिपेटेड लॉस बुक टुडे। एंटिसिपेटेड लॉस, जो भी भविष्य का लॉस होने वाला है आज ही बुक करो। इसको हम क्या कहते हैं भाई? अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम लोग का एंटिटी कंसेप्ट, बोलो क्या बोले हैं? एंटिटी कंसेप्ट बोला था कि बिजनेस एंड ओनर बोथ विल बी सेपरेटेड। बिजनेस एंड ओनर बोथ विल बी सेपरेटेड। बोला बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है। बिजनेस अलग है, उसका मालिक। दैट्स व्हाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटरनल लायबिलिटी। दैट्स व्हाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ, पूंजी तो अपना होता है लेकिन लायबिलिटी में दिखाते हो ना, कभी कभी शक भी होता होगा कि बैलेंस शीट में सारा पूंजी तो मेरा है, लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे? लायबिलिटी कैसे हुआ? नहीं समझे? बिजनेस आप स्टार्ट किए, 5 लाख रुपया लगा के स्टार्ट किए, तो अब तो कैपिटल लगा है, वो 5 लाख किसका है? आपका है। फिर भी उसको लायबिलिटी क्यों बोल रहे? फिर उसको लायबिलिटी तो अपना है, ऐसे बोलना चाहिए। तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं ड्यू टू कौन सा कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट। बोला कि बिजनेस अलग है, लगा दिए तो क्या हुआ? बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तुम अलग हो। तुम पैसा दिए हो ना तो बिजनेस के लिए जिम्मेदारी, पैसा दिया तो किसके लिए जिम्मेवारी है? बिजनेस तुमको कमा के देगा, बिजनेस तुमको कमा के। इसीलिए कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी में समझ रहे हो? आंतरिक लायबिलिटी है, किसी और को नहीं देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ेगा। समझे? बाहरी पार्टी को नहीं देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहते हैं? तो एंटिटी कंसेप्ट क्या बोला था कि बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस एंड बोथ विल बी सेपरेटेड। बिजनेस एंड ओनर both will be separated. That's why capital should be treated as a कौन सा liability? Internal liability। कौन सा liability? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? entity concept। बोलो क्या बोले हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है पक्का? ये 3 तो पहले लिखा देते फिर इसको उतारते आप लोग। थोड़ा सा हेडिंग दीजिए। तो सबसे पहले एंटिटी कंसेप्ट हेडिंग दीजिए, फटाफट दीजिए। एंटिटी कंसेप्ट हेडिंग दीजिए, जगह थोड़ा छोड़ दीजिएगा जितना लेंथ है, मैंने पीछे का जितना। एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट हेडिंग दो, लिखो एज पर दिस कंसेप्ट, एज पर दिस कंसेप्ट ओनर एंड बिजनेस, एज पर दिस कंसेप्ट ओनर एंड बिजनेस बोथ विल बी सेपरेटेड। एज पर दिस कंसेप्ट ओनर एंड बिजनेस बोथ विल बी सेपरेटेड। एज पर दिस कंसेप्ट ओनर एंड बिजनेस बोथ विल बी सेपरेटेड। As per this concept, owner and business both will be separated.
As per this concept, owner and business both will be separated. As per this concept, owner and business both will be separated. That's why capital should be treated as. That's why capital should be treated as. That's why capital should be treated as. That's why capital should be treated as internal liability. That's why capital should be treated as internal liability. That's why capital should be treated as internal liability. हो गया? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रियलाइजेशन कंसेप्ट. ये किसका था सर? एंटिटी कंसेप्ट. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रियलाइजेशन कंसेप्ट. लिखिएगा दिस कंसेप्ट अप्लाई इन द केस ऑफ वाइंडिंग WINDING वाइंडिंग ऑफ यूपी बंद हो जाएगा तब. वाइंडिंग WINDING वाइंडिंग हाइफन देके यूपी ऑफ वाइंडिंग अप माने बंद हो जाना. वाइंडिंग अप माने क्या हो जाना? बंद हो जाना. उसके बाद हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस कंसेप्ट. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस कंसेप्ट. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस कंसेप्ट. स्पेलिंग बताइए सर क्या लिखे हैं सर? यही तो लिखे हैं बेटा. सर इसके बाद CONACRVATISM प्रूडेंस PRUDENCE. यू है सर. हाँ भैया PRUDENCE प्रूडेंस कंसेप्ट. हो गया? लिखो. लिखिएगा. लिखिए दिस कंसेप्ट फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी. फॉलो कस्टम CUSTOM कस्टम. दिस कंसेप्ट फॉलो कस्टम माने रीति रिवाज होता है. दिस फॉलो कस्टम CUSTOM कस्टम. दिस फॉलो दिस क्या लिखा है? दिस कंसेप्ट फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी. कस्टम ऑफ द सोसाइटी. कस्टम ऑफ द सोसाइटी. फुल स्टॉप. एज पर दिस कंसेप्ट फुल स्टॉप. उसके बाद लिखिए एज पर दिस कंसेप्ट फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी. एज पर दिस कंसेप्ट. उसके बाद में लिखिएगा एज पर दिस कंसेप्ट एंटिसिपेटेड लॉस. एज पर दिस कंसेप्ट एंटिसिपेटेड लॉस बुक टुडे. एज पर दिस कंसेप्ट एंटिसिपेटेड लॉस बुक टुडे. एज पर दिस कंसेप्ट anticipated loss book today. As per this concept anticipated loss book today. Done. लॉस या सर लॉस्ट. loss इसको ना डन करिए. loss रे बाबा loss anticipated loss book today. As per this concept anticipated loss book today.